नमस्कार साथियों, डीम इंसाइक्लोपीडिया कोचिंग क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में जैसा कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की कई सारी साइट्स और उसकी डिस्कवरी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो फर्दर आगे की क्लास होगी, जिसमें हम आज आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से अलग अलग तरीके से क्राफ्ट में किस तरीके से रोल प्ले करती है, इसके अलावा किस तरीके से इस सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अगर किसी ने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और इम्पोर्टेंट क्लासेस में आपके साथ लगातार लाता रहूं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी बार 90 पार में। ठीक है, आज हम जो करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर किस तरीके से रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी जो टाउन प्लानिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। द मोस्ट स्पेक्टिकुलर पार्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर इज लार्ज स्केल टाउन लेआउट। तो यहाँ का जो टाउन लेआउट है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान, यानी कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो सेटलमेंट वॉज द फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड, यानी कि सेटलमेंट को पहले प्लान किया गया है, देन उसके बाद उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। तो टाउन प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस आपका एग्जाम के अंदर। ब्रिक्स यूज टू बिल्डिंग वर यूनिफॉर्म इन साइज, यानी कि यहाँ पे जो ब्रिक का इस्तेमाल किया गया, जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, वो एक यूनिफॉर्म साइज में थी, यानी कि वो एक स्पेसिफिक साइज में, और इसके अलावा साइज में कोई भी घटाव बढ़ाव नहीं है, जो यूनिफिक है, बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, लेंथ विड्थ एंड फोर टाइम्स एंड ट्वाइस हाइट, यानी कि हम देखेंगे जो लेंथ और ब्रेथ है उसकी कितना है, इसका जो रेशियो है 4:2:1 के रेशियो में ब्रिक्स को फॉर्म किया गया था। द मोस्ट ऑफ द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और ज्यादातर जो शहर है, जो टाउन है, हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए थे। तो उसको हम देखते हैं कि सीटाडल। अब सीटाडल, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, सीटाडल क्या होता है। सीटाडल एक रीजन था जिसके अंदर हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने अपर सीटाडल और एक हमने देखा था लोअर सीटाडल। वही अपर सीटाडल के बारे में हमने देखा था, ये कमर्शियल यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये हमने देखा था लोअर, वो था रेजिडेंशियल यानी कि रहने का स्थान। तो अपर सीटाडल की अगर हम बात करते हैं तो ये कमर्शियल एरिया था, और यहाँ पे हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो यूज टू ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ दिस एरिया, यानी कि यहाँ पर क्या होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो अपर सीटाडल पार्ट था वो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए था, यानी कि व्यापार के लिए था, कमर्शियल रीजन था, जबकि लोअर सीटाडल हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ये एक रेजिडेंशियल एरिया था। और यहाँ पर हम देखेंगे लोअर टर्न मोहनजोदड़ो प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद, हड़प्पा सभ्यता के रोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वहां के रोड कैसे थे ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो रोड और स्ट्रीट की हम बात करते हैं, द रोड एंड द स्ट्रीट इन द लोअर टाउन, यानी कि जो लोअर टाउन था रेजिडेंशियल, लैड ऑन द ग्रिड पैटर्न, यानी कि ग्रिड पैटर्न में था, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। एंड इंटरसेक्टिंग एक द राइट एंगल ट्रायंगल, जो एक दूसरे को क्या करता था, राइट एंगल ट्रायंगल पे ग्रिड क्या करते थे, एक दूसरे को काटती। तो यहाँ पे क्या था, रोड और स्ट्रीट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रीट्स एंड ड्रेन यूज, ड्रेन वर फर्स्ट लेड एंड देन हाउसेज वर बिल्ट ऑन द सेम पैटर्न, यानी कि हम देखेंगे जो स्ट्रीट थी और जो ड्रेन थी, पहले इनको डेवलप किया गया था, देन उसके बेसिस पर ही घरों का भी निर्माण किया गया था, यानी कि हाउसेज वर बिल्ड सेम पैटर्न, यानी कि जिस पैटर्न पर यहाँ की स्ट्रीट थी, ड्रेन थी, देन उसके बाद जो घरों का स्ट्रक्चर था उसी के बेसिस पर बनाया गया था। हम बात करते हैं कि हड़प्पा के घर कैसे थे, हाउसेस कैसे थे। मोस्ट ऑफ दीज वर सेंटर्ड ऑन द कोर्टयार्ड, यानी कि जो उनका आंगन होता था, वो घर जो होते थे वो सेंटर में हुआ करते थे, विद वॉल ऑफ ऑल साइड, और उसके चारों तरफ क्या होती थी, वॉल्स होती थी, यानी कि दीवारें होती थी। डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कुकिंग की, वीविंग की, तो ये सब एक्टिविटीज भी यहाँ पर हुआ करती थी, एंड कैरिड आउट इन द कोर्टयार्ड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई सीजन, यानी कि ये कोर्टयार्ड में, इनके आंगन में किया जाता था, कब, जब हॉट और ड्राई सीजन हुआ करते थे। इस सीजन के अंदर ही बेसिकली कोर्टयार्ड में ही कुकिंग किया करते थे, और कोर्टयार्ड के अंदर ही वीविंग का काम करते थे, यानी कि बुनाई का, यानी कि जो भी यहाँ पे वीविंग वर्क होता था वो कोर्टयार्ड में ही करते थे, यानी कि घर के आंगन में।
हम बात करते हैं यहाँ पे नो विंडोज अलोंग विद वॉल एंड ग्राउंड फ्लोर, यानी कि अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई विंडो नहीं पाई गई है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, प्राइवेसी कुड बी मेंटेन्ड, यानी कि यहाँ पे जो प्राइवेसी थी उसको अच्छे से मेंटेन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे द सम हाउसेज रिमेन्स ऑफ स्टेयरकास्ट टू रीच सेकंड स्टोरी, यानी कि कई सारे घरों में ऐसा भी देखा गया है कि स्टेयरकास्ट यानी कि सीढ़ियां बनाई गई हैं, जो वो सीढ़ियां क्या करती है, सेकंड स्टोरी तक लेकर जाती है, हैव बीन फाउंड। एंड स्मॉलर सेटलमेंट सच एज द लोथल, हम बात करते हैं लोथल की। एंड हाउसेज वर बिल्ड ऑफ द मड ब्रिक, यानी कि यहाँ पे जो लोथल के मकान है वो मड ब्रिक्स के बने हुए थे, यानी कि प्यूका ब्रिक्स थे। एंड जो ड्रेन थी यहाँ पे वो कैसी थी, बनब्रिक, यानी कि पक्की मिट्टी की, यानी कि उस मिट्टी को पकाकर अच्छे से स्ट्रॉन्ग और सॉलिड फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता था ड्रेन के काम में। ठीक है। मेनी हाउसेस हैड वेल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खास बात ये थी कि यहाँ पे कई सारे घरों में वेल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि घरों में कुएं देखने को मिलते हैं। वर रिचेबल फ्रॉम आउटसाइड फॉर द यूज ऑफ आउटसाइडर, यानी कि ये आउटसाइडर के यूज के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। अगर कोई आउटसाइडर है तो वो भी इस पानी से मतलब कुओं से पानी लेकर इसका यूटिलाइज कर सकता था। इट इज एस्टिमेट दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो अप्रोक्स 700, यानी कि मोहनजोदड़ो की साइड से, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि भाई मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिले हैं, 700 वेल्स के एविडेंसेस भी मिले हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे वेल सेटलमेंट को बताते हैं। तो ये तो हुआ हमारा हाउसेस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रेनेज एंड ग्रिड सिस्टम ऑफ द हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस तरीके से ग्रिड सिस्टम या ड्रेन का इस्तेमाल करते थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक खास बात है, ये बड़ी सी नाली हुआ करती थी, और ये छोटी बड़ी नाली छोटी छोटी जो घरों की नालियां हुआ करती थी उनके साथ कनेक्ट होती थी, और ये शहर से बाहर सारा का सारा जो वेस्ट वाटर होता था वो आउट ऑफ द सिटी फ्लो करता हुआ बाहर जाता था। तो इस सिस्टम को बोलते हैं ग्रिड सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज वाज वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि खास बात ये थी इस बात की हड़प्पा सभ्यता की कि यहाँ पे वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि बहुत अच्छे से समझा बुझाकर बनाया गया एक सिस्टम था जिसे ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के अपने आप में एक बहुत ज्यादा विशेषता थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एवरी हाउस, यानी कि हर घर, ही वॉज कनेक्टेड विद द स्ट्रीट ड्रेन, इनके हर घर क्या था, स्ट्रीट ड्रेन के साथ कनेक्ट हुआ था। जैसा कि अभी हमने पीछे समझाया कि एक बड़ा नाला था और घरों की नालियां छोटी छोटी इससे कनेक्ट होती थी, और ये हर नालियां जो थी ड्रेन से पूरी तरीके से कनेक्टेड थी, ताकि वेस्ट वाटर जो था वो इसके साथ कनेक्ट होता हुआ आउट ऑफ द सिटी ड्रेन हो जाए। अब हम बात करते हैं ये जो ड्रेन थी बेसिकली ये बनी किसकी थी, ये मेड अप ऑफ मोटर, ये काइंड ऑफ मैटर मटेरियल्स है, लाइमस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर और जिप्सम, इन सब का ये बना होता था। कभी कभी एग्जाम में अगर आपसे पूछ लेता है, और जो ड्रेन थी वो बेसिकली किस मेटल की बनी, वो सॉरी मैटर की बनी होती थी, किस पदार्थ की या किस ऑब्जेक्ट की बनी होती थी, तो मोटर, लाइम और जिप्सम। हम बात करते हैं कि वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल विद सम्स ऑफ क्लीनिंग। अब हम देखते हैं कि क्या वो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो ड्रेन थी उसके बीच बीच में कहीं ना कहीं, जैसे आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देखते हैं सीवर लाइनें बनाई जाती है बीच बीच में, क्यों बनाई जाती है, ताकि जरूरत पड़ने में अगर कोई ब्लॉकेज हो तो इन ब्लॉकेज को खोलकर उसमें क्लीन किया जा सके। तो बिल्कुल सेम सिस्टम हम हड़प्पा सभ्यता में भी देखते हैं, जो अब से लगभग कितने 2500 से लेकर, सॉरी हाँ, अप्रोक्स 2500 से लेकर 1900 बीसी का टाइम पीरियड है, जो कि एनसीईआरटी की बुक में मेंशन किया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे लिटिल हीप ऑफ द मटेरियल्स मोस्टली सैंड, यानी कि हम देखेंगे कई सारे ऐसे मटेरियल हीप्स देखे गए, हीप माने होता है ढेर, यानी कि कई सारे ऐसे मटेरियलों के ढेर देखेंगे। कौन से मटेरियल के ढेर, सैंड के, यानी कि रेतों के टीले हमने देखे हैं छोटे छोटे से, फ्रीक्वेंटली बीन फाउंड अलोंग साइड ड्रेन, यानी कि ड्रेन के साथ साथ बने हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आज हम देखते हैं कि जब हमारे मोहल्ले पड़ोस के अंदर नालियां वगैरह साफ होती है तो उनका जो खराब वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकाल के बाहर साइड में रख देता है। बिल्कुल ऐसा ही एविडेंसेस हमें हड़प्पा में भी देखने को मिले हैं। दिस शोज, ये दिखाता है द ड्रेन वर क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल, और ये दिखाता है कि यहाँ पे जो ड्रेन को क्लीन करने का काम था वो एक रेगुलर इंटरवल में हुआ करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता की एक और खास विशेषता है वो है यहाँ का ग्रेट बाथ। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑन सिटाडेल द सम स्पेशल बिल्डिंग्स वर बिल्ट लाइक, यहाँ पे कुछ स्पेशल बिल्डिंग बनाई जाती थी जिसमें हम एग्जांपल देते हैं द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो को जो ग्रेट बाथ है उसमें, जैसे सच बिल्डिंग्स वर यूज टू सम रिलीजियस, यानी कि इन बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता था कुछ रिलीजियस ओकेशन पर जहाँ पे पब्लिक एक साथ गैदरिंग होती थी, बिल्कुल जस्ट ऐसे है जैसा कि हम देखते हैं
हरिद्वार के अंदर कुछ रिलीजियस ओकेशन होता था, कई सारे लोग वहां पे जाके क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और वो एक एक स्पिरिचुअल बात लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही हम मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ में भी एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि द ग्रेट बाथ वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक। ये क्या था, एक बड़ा सा एक रेक्टेंगुलर टैंक था, आयत के आकार का था, एंड सराउंडेड बाय द कॉरिडोर्स फॉर ऑल फोर साइड, और चारों तरफ इसके कॉरिडोर्स हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि देयर वर टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है कुछ इस तरीके से, इसमें नॉर्थ और साउथ, लेट्स सपोज ये नॉर्थ है और ये है साउथ, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो कि एनसीईआरटी की बुक में हमारे दिखाया गया है। तो इस तरीके का ग्रेट बाथ दिखाया गया, इसमें एक नॉर्थ डायरेक्शन से और साउथ डायरेक्शन से इसके अंदर आकर बाथिंग किया करते थे डाउन होते हुए। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि रूम्स वर मेड ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द टैंक। टैंक के तीनों साइड क्या बने होते थे, रूम बने होते थे, विद वन रूम हैविंग अ लार्ज वेल, और हर एक रूम के साथ एक बड़ा सा कुआं होता था। द वाटर फ्रॉम टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, और एक बड़े से नाले के थ्रू इन कुओं से पानी होता हुआ इस ग्रेट बाथ टब में भरा जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है एग्जाम्पल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ लेता है। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, यानी कि कौन से स्थल से ग्रेट बाथ मिला है, तो हम देखेंगे मोहनजोदाड़ो जिसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आंसर है मतलब। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड आउट सोशल डिफरेंस। क्या हमें यहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या सोशल डिफरेंस भी देखने को मिलते हैं? हाँ, हमें सोशल डिफरेंस किस बेसिस पे मिलते हैं, जब वहां के बरियल्स यानी कि जब उनकी कब्रें खोदी गई और कब्रों में मिले हुए एविडेंस ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि उस समय भी सोशल डिफरेंस हुआ करते थे। देखते हैं क्या सोशल डिफरेंस थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेटेजीज टू एनालाइज सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस अमंग्स पीपल लिविंग विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर, यानी कि जिस पर्टिकुलर कल्चर के अंदर लोग रहते थे वहां पे कहीं ना कहीं हम सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंस भी देखते हैं। कैसे इसको एनालाइज करते हैं, इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ बरियर, और ये किस बेसिस पे बताया गया है इतिहासकारों ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट हुए, जो स्कॉलर्स हुए, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इन बरियर्स की स्टडी करके वहां से जो मिले हुए एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पर बताया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे लोगों के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बरियल इन हड़प्पन साइट्स डेड वर जनरली इन लेड पिट्स, यानी कि जहाँ पे जनरली ज्यादातर जो डेड बॉडीज देखी गई है वो पिट्स में देखी गई, पिट्स माने गड्ढों के अंदर दफनाई गई देखी गई है। एंड सम ऑफ द बरियल्स कंटेन ऑर्नामेंट, कई सारे तो ऐसे भी हैं जिसमें कई सारे ऑर्नामेंटेशन है, ऑर्नामेंटेशन उनके अंदर बहुत सारे बीड्स हैं, सील्स है, और तमाम इवन आइवरी, आइवरी होते हैं हाथी दांत, हाथी दांत की भी ऑर्नामेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं कई सारी बरियल से कब्रों से ये सारे एविडेंसेस मिलते हैं जो कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस को भी बताती है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे हमें पोइट्री के भी एविडेंस मिले। पोइट्री होते हैं मिट्टी के बर्तन, यानी कि जिनका इस्तेमाल, ऐसा बिलीव था लोगों के अंदर कि भाई ये इतनी सारी चीजें डेड बॉडीज या दफनाया क्यों जाता था, ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं इनको भविष्य में यानी कि उनके अगले वाला जो रीबर्थ होता था उनमें उसका वो यूटिलाइज कर सके। तो मे बी ए बिलीव दैट दिस थिंग कैन बी यूज आफ्टर लाइफ, यानी कि ऐसा माना जाता था कि इस मृत्यु के बाद जो उनका अगला जन्म होगा वो इन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सके। इन सम इंस्टेंस दैट डेड वर बरीड विद अ कॉपर मिरर, कई तो ऐसी मिली हैं जहां पे कॉपर के मिरर्स भी मिले हैं जो कहीं ना कहीं आपको सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस को भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे ज्वेलरीज देखने को मिलती है हमें फॉर फाउंड बोथ मेन एंड वुमेन, जैसा कि हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता की एक साइड है जहाँ पे मेन वुमेन की डेड बॉडीज मिली है, कब्रें मिली है, और उनको अच्छे से ऑर्नामेंट किया गया स्पेशली स्कल्ट वाले रीजन को, एंड विच मीन दैट द बोथ मैन एंड वुमेन यूज ऑर्नामेंट, और ये चीज भी दर्शाता है कि मैन और वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट का इस्तेमाल किया करते थे। दिस शोज, ये बताता है देयर वर द सोशल डिफरेंस एंड सम पर्सन वर पुअर और सम पीपल वर रिच, यानी कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे थे, कुछ अमीर थे और कुछ ऐसे थे जो गरीब थे, यानी कि जिनके साथ हमें एविडेंस नहीं मिले कब्र से वो गरीब थे, और जिनके साथ हमें कई सारी कॉपर का मिरर मिल रहा है और एविडेंसेस मिल रहे हैं, ऑर्नामेंट मिल रहे हैं, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो अमीर रहा कर होंगे या उनका कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंस या सोशल वैल्यूज रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टडी आर्टिफैक्ट। कुछ आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट्स मतलब होता है कलाकृतियां, जो कलाकृतियां थी इसमें क्या क्या हमें देखने को डिफरेंस मिलते हैं। तो कलाकृतियों में आर्टिफैक्ट्स में क्या क्या डिफरेंस मिलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिफैक्ट जो है वो डिवाइड करते हैं दो तरीके से, एक यूटिलिटेरियन, एक होता है लग्जरीज।
तो यूटिलिटेरियन इनकी उपयोगितावादी क्या मानते हैं? उपयोगितावादी जो कलाकृतियां इंक्लूड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ अ स्टोन, यानी कि इसमें क्या था यूटिलिटेरियन के अंदर, जो ऑब्जेक्ट थे वो स्टोन के या क्ले के बने होते थे। इसमें क्या क्या है? इसमें इंक्लूड थे क्रेन, पोइट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, ठीक है ना, एंड आर यूजुअली फाउंड इन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट, और इनको अच्छे से सेटलमेंट के थ्रू यहाँ पे हमें मतलब एविडेंसेस मिलते हैं इन सभी चीजों के। तो ये थे आर्टिफैक्ट्स किसके? यूटिलिटेरियन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लग्जरी के अंदर क्या था आर्टिफैक्ट्स, यानी कि मेड ऑफ जनरली कंसर्न अ लार्ज सेटलमेंट इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो हड़प्पा में और मोहनजोदारो में लग्जरीज आर्टिफैक्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हम देखेंगे लिटिल पॉट्स ऑफ द फियांस, फियांस अ काइंड ऑफ मेटल्स हैं, एंड यूज एज अ परफ्यूम बॉटल, और परफ्यूम की बॉटल भी हमें देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं यहाँ की लग्जरी लाइफ को भी बताती है कि यहाँ का जो आर्टिफैक्ट्स था वो लग्जरी भी था। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, बट यहाँ से बहुत रेयर मैंने क्वेश्चन देखा। हाँ, कभी कभी पूछा जाता है कि आर्टिफैक्ट्स क्या है, एक नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाता, एमसीक्यू में पूछ सकता है, लेकिन कभी कभी 3 नंबर के क्वेश्चनों में भी आ जाता है कि आर्टिफैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम कहेंगे फाइंड आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सील्स और बीड्स बोथ वर मेड अप ऑफ स्टोन, यानी कि सील और जो बीड होती थी वो दोनों ही प्रकार के मेटल से बनी होती थी। किस किससे बनी होती थी? या तो स्टोन से या मेटल से, यानी कि या तो पत्थरों के बने थे जो प्रीसियस स्टोन होते थे, या मेटल्स के, जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसके भी इनके बनाए जाते थे। हम बात करते हैं स्टोन के किस किस तरीके के हमें क्राफ्ट देखने को मिलते हैं, तो हम देखेंगे कार्निलियन। ये क्या होता था? ये ब्लू कलर का रेड वो होता था प्रीसियस स्टोन। जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज और स्टीटाइट, ये कुछ स्टोन है जो प्रीसियस स्टोन है, जो कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल करते थे सील्स और बीड्स बनाने में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ये कॉपर इस्तेमाल किया जाता था, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था, इवन गोल्ड का, और शेल, फियांस एंड टेरिकोटा और बर्न्ट क्ले, यानी कि बर्न्ट क्ले जो पक्की क्ले मिट्टी होती थी उससे भी क्या करते थे? ये बनाते थे बीड्स और सील्स, जो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की अपनी एक स्पेसिफिक विशेषता थी, इसका सिग्निफिकेंस था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कि मेथड्स ऑफ मेकिंग क्राफ्ट, इस प्रकार का ये मेथड अपनाते थे। तो हड़प्पन क्राफ्ट पर्सन, जो हड़प्पा के क्राफ्ट पर्सन थे वो क्या करते थे? यूज डिफरेंट मेथड टू मेक क्राफ्ट वर्क। तो क्राफ्ट वर्क को बनाने के लिए अलग अलग तरीके के मेथड को अप्लाई करते थे। बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स, यानी कि जो बीड्स होती थी या तो वो 2 या 2 से ज्यादा क्या करते थे? ये 2 या 2 से ज्यादा स्टोन का इस्तेमाल करते थे, और स्टोन को सीमेंट करते थे, मतलब एक दूसरे से इनको चिपकाते थे, सीमेंटिंग करते थे। या हम देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे स्टोन तो ऐसे भी मिले जहां पे गोल्ड की कैप लगाकर भी इसका इस्तेमाल करते थे, जिसमें एक अट्रैक्टिव लुक देखता था, जो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के क्राफ्ट के लिए एक मेन बात थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि देवर वर मेड इन अ डिफरेंट शेप। ये अलग अलग शेप के बनाते थे, यानी कि हम बात करें कि बीड्स की तो ये अलग अलग शेप की पाइप बनाते थे, सील्स वगैरह। एंड सिलेंड्रिकल, कई तो ऐसी ही सिलेंड्रिकल है बैरल के आकार के, कुछ स्फेरिकल है नहीं गोल है, और कुछ बैरल शेप में। इवन हमने देखा है कि हड़प्पा सभ्यता कई सारी साइड ऐसी मिली है जो स्क्वायर में भी मिली है, रेक्टेंगल भी मिली है, और इवन कौन शेप में भी मिली है। तो अलग अलग प्रकार की भी हमें यहाँ पे क्या मिली है? अलग अलग शेप की, अलग अलग आकार की बीड्स भी मिली है और सील्स भी मिली है। इसके अलावा हम देखेंगे स्पेशल टूल्स वर यूज इन क्राफ्ट वर्क। कई सारे ऐसे स्पेशल टूल है जिनको क्राफ्ट वर्क में इस्तेमाल किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे ज्यादा स्पेशलाइज एग्जाम्पल है वो है ड्रिल मशीन, यानी कि ड्रिल एक इनका एक मेथड टूल्स था जिसका इस्तेमाल करते थे किसमें? ये बीड्स को बनाने में, सील्स को बनाने में। जो उसके एग्जाम्पल हमें कहाँ कहाँ से मिले? इसके एग्जाम्पल हमें मिले कानुंदरो, इसके अलावा हमें लोथल और धोलावीरा। ये 3 ऐसी साइट है जहां से हमें ड्रिल के स्पेशलाइज्ड ड्रिल के एविडेंस मिले हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्पेशलाइज्ड ड्रिल के एविडेंस कहाँ से मिले, तो ध्यान रखना लोथल, धोलावीरा और चानुंदलो 3 ऐसी साइट थी जहां से हमें स्पेशल क्राफ्ट के एविडेंसेस भी मिले हैं। कभी मान लो अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछ ले कि स्पेशल क्वेश्चन पूछ ले हड़प्पा सभ्यता के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बताओ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको क्राफ्ट को बिल्कुल मेंशन करना है, इसमें बीड्स भी और सील्स भी। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ सकता है एग्जाम के अंदर, क्या आइडेंटिफाइंग द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, कहाँ कहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन के सेंटर क्या क्या थे हड़प्पा सभ्यता के। सबसे पहले हम देखते हैं कि नागेश्वर एंड बालाकोट वर स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट। तो शेल के ऑब्जेक्ट बनाने में, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि शेल के ऑब्जेक्ट बनाने में नागेश्वर और बालाकोट बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी हड़प्पा सभ्यता की। चाणूंद्र वॉज द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब ये बात आ गई, चाणूंद्र, चाणूंद्र जो था वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर पॉइंट था, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राफ्ट का काम होता था। इट वॉज स्पेशलिस्ट इन द बीड मेकिंग, ये सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट था किस चीज में, बीड की मेकिंग करने में। शेल कटिंग, यानी कि जो भी शेल मिलती थी समुद्र के किनारे, यानी कि हम बात करते हैं गुजरात वाले रीजन की, तो शेल जो मिलती थी उनको कटिंग करके भी ऑर्नामेंट बनाए जाते। इसके अलावा मेटल वर्किंग, मेटल के वर्किंग हुआ करती थी। सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, यानी कि वेट, यानी कि जो यहाँ पे मेजरमेंट बाट होते थे, जैसा कि आज की तारीख में हम देखते हैं ना बट्टे, बाट जिसे हम बोलते हैं मेजरमेंट वेट। तो मेजरमेंट वेट का भी हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता से कई सारे तो इतने मिले, इतने बड़े बड़े, और कई जगह इतनी छोटी छोटी टूल्स, ओ सॉरी, बट मिले, यानी कि वेट मेजरमेंट मिले, कि हिस्टोरियन जो है वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहारगिरी और सुनारगिरी दोनों को ही काम जानते थे। अब लोहारगिरी का एग्जांपल कैसे, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको रस्सों से पकड़ के खींचा जाता था, जिससे इतिहासकार मानते हैं कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग थे लोहारगिरी का काम जानते थे। और कई जगह इतने छोटे छोटे पार्ट मिले हैं कि ये अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि यहाँ पे सुनारगिरी का काम भी होता था, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ दोनों के ही काम जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की भी। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार करते थे? हाँ, विदेशी व्यापार करते थे। इसके एग्जांपल हमें बहुत सारे मिले। जैसे हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर बेसिकली राजस्थान के खेतरी जिले से मंगाया जाता था, इसके अलावा ओमान से और बलूचिस्तान से। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड, ये ट्रेड एंड कॉमर्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्ड कहाँ से मंगाते थे। गोल्ड मंगाते थे कोलार, यानी कि कर्नाटक, और इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान से। हम बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर के एविडेंस हमें मिले हैं अफगानिस्तान से भी और ईरान से भी। इसके अलावा टिन का इस्तेमाल हम करते हैं अफगान से और ईरान से। इसके अलावा लेड की अगर हम बात करें तो ये भी ईरान से ट्रेड करते थे। इसके अलावा प्रोसेस स्टोन, यानी कि काठियावाड़ गुजरात से इनका इस्तेमाल होता था। हम बात करते हैं शॉर्टगई की, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर था। वाज द बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लेजुली। लैपिस लेजुली क्या है, ये एक प्रीसियस स्टोन है जिनका ट्रेड किया जाता था, और हड़प्पा सभ्यता के लोग इसको अपने आर्ट, यानी कि क्राफ्ट वर्क में इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि लोथल में, हम देखते हैं कि लोथल में क्या है, लोथल विच वाज द नियर सोर्स ऑफ कार्निलियन। जो लोथल था वो कार्निलियन का, स्ट्रीटाइट का, फ्रॉम साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात एंड मेटल फ्रॉम राजस्थान। तो इन सभी जगहों से इनको मंगाया जाता था। तो ये क्या है, ये प्रीसियस स्टोन और प्रीसियस जो मेटल्स वगैरह थे इनका इस्तेमाल करते थे ट्रेड एंड कॉमर्स में, विदेशों से मंगाते थे, ईरान से, अफगान से, इवन मेसोपोटामिया से। एक वर्ड है मेलुआ, जो मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए वर्ड यूज करते थे। आगे आने वाली क्लास में भी अभी समझाऊंगा कि क्या है ये मेलुआ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स होता था अच्छे से। नेक्स्ट हमारा है, तो मेसोपोटामिया के लोगों के बारे में हम बात करते हैं। तो मेसोपोटामियन टैक्स, यानी कि देखो अभी हम बात कर रहे थे मेसोपोटामिया के मेलुआ वर्ड की, तो यहाँ पे जो मेसोपोटामियन टैक्स है यहाँ पे भी कई सारे हमें रीजन के नाम दिखाए गए हैं। कभी कभी आपको, भाई कभी कभी आप मान लो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार में इंगेज थे या इन्वॉल्व थे, तो डेफिनेटली हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे इंटरनेशनल ट्रेड से भी रिलेट करते थे, जिसमें हम देखा कि ओमान हो गया, ईरान हो गया, इवन मेसोपोटामिया के लोगों से भी ये व्यापार करते थे। जिसका एग्जाम्पल हमें किससे मिलता है, मेलुआ एक वर्ड है जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था मेसोपोटामियन लोगों के द्वारा। ठीक है, इसमें देखेंगे डिलमून। डिलमून क्या है, प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरीन। ये क्या था डिलमून, डिलमून ये एग्जांपल बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड से भी बिलोंग करते थे। इसके अलावा मगन, जो कि क्या है ओमान के लिए यूज किया जाता था, और मेलुआ हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था मेसोपोटामियन लोगों के द्वारा। इसके अलावा हमें क्या मिला है, हमें मिट्टी के बड़े बड़े जार भी मिले हैं। ठीक है, और ये जार कहीं ना कहीं क्या बताते हैं, ये जार बताते हैं, हड़प्पा से मिले हमें इस जार, और ये जार पे इस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर किया गया है, कला इस तरीके से की गई है, इसमें छोटे छोटे से आर्ट एंड आर्किटेक्चर है जो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के
आर्ट एंड आर्किटेक्चर को दर्शाता है। तो ये बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी इन्वॉल्व थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना कि ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्क्रिप्ट। इसकी जो स्क्रिप्ट थी, जो लिपि थी, है नहीं, वो किस तरीके से, तो हमने बात करी कि रिटन इन बोस्ट्रोफिडन। बोस्ट्रोफिडन लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि बोस्ट्रोफिडन और राइटिंग स्किल का एक स्टाइल होता था जिसको ये क्या करते थे, राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट करते हुए राइट करते थे। दिस स्टाइल इज नोन एज बोस्ट्रोफिडन स्टाइल, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे और यही इस्तेमाल करते थे सबसे ज्यादा क्या, ठीक है ना। इसके अलावा ये पिक्टोग्राफ और साइन, इतने ज्यादा साइन और पिक्टोग्राफ दिए गए हैं कि आज भी इतिहासकारों के लिए आज भी इस ये जो स्क्रिप्ट है एक रहस्य बनी हुई है। इसके अलावा हम देखेंगे हड़प्पन स्क्रिप्ट फाउंड इन मेनी ऑब्जेक्ट्स एज सील्स। तो हड़प्पा सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कॉपर के टूल्स हो गए, सील्स हो गई, रिम्स ऑफ जार हो गए, टेराकोटा की टैबलेट्स हो गई, एंड बोन रोड्स और बोन की रोड हो गई, एक्सेट्रा। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द हड़प्पन इंस्क्रिप्शन विच फाइंड आउट आर शॉर्ट, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है वो कई जगह इतनी छोटी मिली है कि बहुत ही ज्यादा छोटी है, और कई जगह इतनी लंबी मिली है कि इसके अंदर 26 साइन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मेनी साइन वर यूज एंड दे वर अराउंड 375 टू 400 नंबर्स, यानी कि कई जगह तो इतने सारे साइन मिले। ऐसा तो अनुमान माने इतिहासकारों ने हड़प्पन साइड से, मोहनजोदाड़ो की साइड से कई सारी ऐसी साइट्स मिली जहां पे यहाँ पे स्क्रिप्ट के साइन मिले, लगभग 375 से लेके 400 साइंस मिले, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा हम देखते हैं कि द स्क्रिप्ट वर्ड रिमेन अनडेसिफर्ड टू डेथ, यानी कि आज तक इस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है नहीं पढ़ा जा सका, और नहीं पढ़ा जा सकने की वजह से ही हड़प्पा सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्ट्री भी कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है ना कि प्रोटो हिस्ट्री है ये, हाँ ये है। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट तो है लेकिन उस स्क्रिप्ट को आज भी नहीं पढ़ा जा सका। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेट्रियार्कल सोसाइटी। मेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है मात्र सत्तात्मक, है नहीं, समाज। अब मात्र सत्तात्मक समाज क्या है, जरा इसके बारे में हम समझते हैं। कभी कभी वैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है, बट ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, 12th के बेसिस पे एग्जाम में मैंने कभी नहीं देखा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मेट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है। मेट्रियार्कल सोसाइटी होती है मात्र सत्तात्मक समाज, यानी कि यहाँ पर माँ की जो, जैसे आज हम देखते हैं ना फादर का सरनेम वगैरह सब चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा एविडेंसेस मिले हैं, मदर गोडेस की इतनी ज्यादा फिगर मिली है कि कई सारे इतिहासकारों ने तो ये मान के चले हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो एक मेट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि एक मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन। कुछ ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी कंटेम्परेरी थी। कंटेम्परेरी मतलब समकालीन थी। किस किस के समकालीन थी, किस किस के कंटेम्परेरी थी? मेसोपोटामिया, उस समय जिस समय हड़प्पन सभ्यता सिविलाइजेशन अस्तित्व में थी उसी समय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करती थी। इसके अलावा इजिप्ट की सिविलाइजेशन, इसके अलावा चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पुरानी सिविलाइजेशनों में से एक। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एंशिएंट अथॉरिटी। अगर हम बात करते हैं एंशिएंट अथॉरिटी की, तो एंशिएंट अथॉरिटी में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे दे आर द थ्री मेजर व्यूज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी इन द हड़प्पन सोसाइटी। तो हड़प्पन सोसाइटी की सेंट्रल अथॉरिटी किसके अंडर में थी, यानी कि राजा थे यहाँ पे, थे नहीं, या प्रधान हुआ करते थे, किस प्रकार की एक अथॉरिटी थी, उसी से रिलेटेड तीन व्यू है। सबसे पहला व्यू हम देखते हैं कि सम आर्कियोलॉजिस्ट, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंसेस के बेसिस पे ये मानते हैं देवर नो रूलर, यहाँ पे कोई शासक ही नहीं था इन हड़प्पन सोसाइटी, एंड एवरीबडी इंजॉयड इक्वल स्टेटस, यानी कि जितने भी लोग थे वो एक इक्वल स्टेटस को एंजॉय करते थे। पहला व्यूज ये है अथॉरिटी को लेकर। दूसरा व्यू हम देखते हैं कि अदर आर्कियोलॉजिस्ट जो है, अदर हिस्टोरियन जो है, हैव ओपिनियन दैट देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल रूलर्स। कुछ कहते हैं कि भाई यहाँ पे कोई एक ही रूलर नहीं था, यहाँ पे कई सारे रूलर्स थे। यानी मोहनजोदाड़ो हैड अ सेपरेट रूलर, मोहनजोदाड़ो का अलग एक सेपरेट रूलर था, हड़प्पा का सेपरेट था, एंड सो ऑन। ऐसे ही लोथल का, कालीबंगा, रोपड़, चामुंडो, सुतकागेडोर, जितने भी साइट्स थे वो सबके अलग अलग राजा हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे। ऐसी भी एक थॉट है। नेक्स्ट आइडियोलॉजी हम देखेंगे सम अदर सजेस्ट दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट, यानी कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे कोई सिंगल स्टेट था। दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ द प्रिस्ट की। अब हमने देखा होगा
कि हड़प्पा की साइड से एक बहुत बड़ा ऐसा एक बियर्ड वाला आदमी मिला है, जो कहीं ना कहीं ये हड़प्पा के लोगों को प्रिस्ट किंग के रूप में जानता है। देखो आपको एनसीईआरटी की बुक में दिख जाएगा, एक प्रिस्ट किंग की एक बड़ी सी इमेज है, जिसमें एक शेविंग किया हुआ एक बड़ा सा लाइनिंग वाला फेस है, जो दिखाता है अकॉर्डिंग टू द मेसोपोटामियन रूलर। ठीक है ना, ये मेसोपोटामियन रूलर के अकॉर्डिंग एक थॉट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के रिलीजन। क्या हड़प्पा सभ्यता में हमें कोई रिलीजन देखने को मिलता है? ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की रिलीजन अथॉरिटी क्या थी, रिलीजियस वैल्यूज क्या थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो नेचर वर्शिप यानी कि प्रकृति की पूजा का क्या करते थे। ये सन को बहुत ऑथेंटिक और पीपल की कई सारे ट्री को भी रिस्पेक्ट करते थे। अभी पीपल की ट्री का एविडेंस और सन का हमें जो है एविडेंस हमें कई सारी सील्स में मिला है। तो कई सारी सील्स में ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो कहीं ना कहीं दिखाते हैं पीपल ट्री की यहाँ के लोग बहुत वैल्यू करते थे, सन की यहाँ पे पूजा की जाती थी। फायर वर्शिप हमें देखें, हवन कुंड, हवन कुंड हमें कई सारी जगहों से मिले हैं। जैसे कि हमने देखा कि लोथल से भी हमें हवन कुंड के एग्जाम्पल्स मिले हैं, और इसके अलावा हमें कालीबंगा से भी हवन कुंड के एग्जाम्पल मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलीजियस एक्टिविटीज को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मदर गोडेस, मदर गोडेस क्या है? शक्ति देवी के रूप में इसको प्रतीक माना गया है, लेकिन यहाँ पर कई सारे हिस्टोरियन का वाद विवाद है। क्यों? क्योंकि मदर गोडेस की कई सारी तो बड़ी बड़ी मूर्ति मिली, कई सारी छोटी मूर्ति मिली, कई सारी तो ऐसी मिली है जो कूड़ेदान में। हिस्टोरियंस मानते हैं कि भाई जो कूड़ेदान में बहुत छोटी छोटी मिली है, एक तो यहाँ पे मंदिर के एविडेंस नहीं मिले, क्योंकि अभी तक हड़प्पा सभ्यता में कोई रिलीजियस प्लेस यानी कि मंदिर जैसी कोई स्थिति नहीं देखने को मिली है। तो अगर रिलीजन का हम बात करें इधर से, तो मंदिर जैसी कोई स्थिति नहीं मिली। और ये जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं, हो सकता है कि ये किसी उस समय बच्चों के खेलने के गुड्डे गुड़िया जैसे होते हैं ना, वो रहे हों। और कुछ ये मानना कि ये रिलीजियस बिलीफ ये शक्ति देवी का प्रतीक थी, तो कई सारे इतिहासकारों ने उसको डिनाई कर दिया, जबकि कुछ इतिहासकार इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में एक डिबेट है, एक वाद विवाद वाला क्वेश्चन है। लेकिन कहीं ना कहीं मदर की जो मदर गॉडेस की फिगर है वो कई सारी हड़प्पा से मिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एनिमल वर्शिप। ये एनिमल वर्शिप करते थे। एनिमल वर्शिप मतलब जानवरों की पूजा करते थे। इसके एग्जांपल हमें कहाँ से मिले? एग्जांपल भी मिले हम्प्ड बुल, यानी कई सारे ऐसे सील्स मिले, कई सारी ऐसी बीड्स मिली हैं, मनके मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, जिन पर हम्प वाले यानी कि जिनके ऊपर कुबड़ होती है, कुबड़ वाले सांड मिले। ठीक है, इसके अलावा ऑक्स मिला है, बैल। इसके अलावा यूनिकॉर्न यानी कि वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला गेंडा भी मिला है, जो कहीं ना कहीं ये लोग इनका रिलीजियस फॉर्म में भी वैल्यूज करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पशुपति से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाई साहब, कि पशुपतिनाथ सील्स को जॉन मार्शल ने आदि शिव का भी दर्जा दिया है, आदि शिव। ठीक है, तो भगवान शिव के रूप में भी इन्होंने इसको माना है। इसमें 4 एनिमल्स दिखाए गए हैं, है नहीं, 4 एनिमल्स शोन इन दिस सील। यानी कि लेफ्ट साइड हम देखते हैं कि यहाँ पे राइनोसोर्स और बुल दिखाया गया है, जबकि इसके राइट साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ आपका राइनोसोर्स यानी कि गेंडा और बुल, जबकि राइट साइड पर बैठे हुए हैं एलिफेंट और टाइगर। जबकि इसके फ्रंट साइड पर जो है वो है डियर, जो फीट पर बैठे हुए यानी कि जो भगवान शिव जिसे हम प्रीत, जिसे हम देखते हैं कि पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ का मतलब पशुओं का रक्षक, जिसे जॉन मार्शल ने भगवान शिव का दर्जा दिया है। और ये पशु के पति अर्थात पशुओं के नाथ हैं, नाथ मतलब उनके रक्षक हैं, और इस रूप में इन्होंने भगवान शिव को प्रदर्शित किया गया है। हालांकि ये क्लियरिफाई नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज हम भगवान शिव को पूछते हैं, उसी तरीके से जो पिक्चर है, जो इमेज है, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि ये हो ना हो भगवान शिव ही थे, जिनको जॉन मार्शल एक्सेप्ट कर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इतनी बड़ी सभ्यता थी, जो फल फूल रही थी, वो अचानक आके एंड कैसे हो गई, ये अपने आप में आज भी रहस्य है। ठीक है ना, तो इसको लेकर भी इतिहासकारों में वाद विवाद है। हर इतिहासकारों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और उसमें अपने अपने तरीके से उस पर थ्योरीज लिखी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन स्टिल अननोन, आज भी रहस्य है, क्योंकि क्लियरली पता नहीं चला कि आज जो इतनी बड़े एरिया के अंदर नहीं सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, आखिर ये अचानक से चली कहाँ गई, ये आज भी रहस्य है। लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने व्यूज दिए, जैसे कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और कुछ हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज, कहते हैं कि भी क्लाइमेट में चेंज आया, जलवायु में ऐसे चेंज आया कि ये अचानक से जो सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हुआ, इनके बड़ी संख्या में जंगलों का काटना शुरू हुआ, और जंगलों के कटने की वजह से
यहाँ की जो लोग थे वे भी शिफ्ट हो गए क्योंकि इनको नेचुरल रिसोर्स नहीं मिल पा रहे थे जिसकी वजह से वो यहाँ से मूव कर गए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सेसिव फ्लड। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं, यानी कि कई सारे हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे इतनी ज्यादा बाढ़ आई कि यहाँ के लोग खत्म हो गए। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था यहाँ पर कि हमें मोहनजोदड़ो से मिली है क्या, 7 लेयर्स। अभी 7 लेयर्स क्या दिखाती है, 7 लेयर्स दिखाती है कि ये जो शहर था मोहनजोदड़ो लगभग 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता भी एक दिन डिक्लाइन हो जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे पेंडेमिक या एपिडेमिक डिसीज। एपिडेमिक डिसीज में हमारे पास जो एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे माना गया है, कई सारे इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पे भाई जो लोग थे वो मलेरिया और डेंगू की चपेट में आ गए थे जिसकी वजह से इस सभ्यता का अंत होगा, क्योंकि मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का अभी तक उस समय तक एंशियंट टाइम में कोई इलाज नहीं था जिसकी वजह से पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। बहुत ही ज्यादा संख्या में जमीन का इस्तेमाल होने की वजह से भी जो लैंड थी वो बैरन हो जाती है। ठीक है ना, मतलब बंजर हो जाती है जिसकी वजह से लोग आगे चलकर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर्स। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नदियों ने अपने रास्ते जो हड़प्पा की तरफ आते थे उन्होंने बदल के कहीं और शिफ्ट कर लिए। कहीं ना कहीं लैंडस्केप का ही एक चेंज था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबली बाय द आर्यन। तो कई सारे तो हिस्टोरियन ऐसे हैं जो मानते हैं कि आर्यन की आने की वजह से ही हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हो गया। एग्जाम्पल है हमारे पास, हाँ, ऐसा एग्जाम्पल हमें मिलने देखने को मिलता है। इंद्र देवता को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, यानी कि किलो का ध्वंसक। तो इंद्र देवता को, ठीक है ना, आर्यन क्या मानते थे, पुरंदर कहते थे, और पुरंदर का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट यानी कि किलो का ध्वंसक। यानी कि जब आर्यन भारत में आए, तो आर्यन जब भारत में आए जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको इन्होंने खदेड़ दिया और इस तरीके से सभ्यता खत्म हो जाती है। और आप देखते हैं कि जैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड होता है, भारत में 1500 से लेकर 600 बीसी में एक नया कल्चर डेवलप होता है जिसका हम बोलते हैं वैदिक सोसाइटी या वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर में भी हम नेक्स्ट आने वाली क्लासों में देखेंगे वैदिक कल्चर भी क्या कर देता है। 1500 से लेकर 600 बीसी तक चलता है वैदिक सोसाइटी। और इस वैदिक सोसाइटी में दो चीज हम देखेंगे, एक हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक, सॉरी, ऋग्वेद। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक, लेटर वैदिक। तो लेटर वैदिक में अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो लगभग 1500 से लेकर 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसे हम ऋग्वेद बोलते हैं। जबकि हम लेटर वैदिक की बात करें तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है इसे हम बोलते हैं लेटर वैदिक। और लेटर वैदिक के अंदर 3 और वेद लिखे गए थे जिसमें हम आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर में है आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो होता है एंड, और यहाँ से यानी कि हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने से एक नई कल्चर का डेवलपमेंट होगा जिसको हम आने वाले अपनी नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट करें, या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो